5 अगस्त 2019 सुबह के 4 बजे थे और कश्मीर की वादियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी शांति नहीं थी, ये एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। उस रात दिल्ली के एक बंद कमरे में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसने 70 साल पुरानी एक संवैधानिक व्यवस्था को एक झटके में इतिहास की किताबों में दफन कर दिया था। लेकिन इस फैसले से पहले एक गोपनीय रिपोर्ट थी, एक चेतावनी थी और एक सवाल था जिसका जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। अगस्त 2019 से कुछ हफ्ते पहले भारत की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने एक रिपोर्ट तैयार की। ये कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं थी। इसमें लिखा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है और घाटी में नागरिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची और फिर भी फैसला हुआ। सवाल ये नहीं है कि फैसला सही था या गलत, सवाल ये है जब आप जानते थे कि क्या हो सकता है तो लाखों नागरिकों को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार किसने किया। 3 अगस्त 2019 कश्मीर में अचानक अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात होने लगे। 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त जवान घाटी में भेजे गए। अमरनाथ यात्रा को अचानक बीच में रोक दिया गया। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को फौरन घाटी छोड़ने के निर्देश दिए गए। आम कश्मीरी नागरिक हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि आने वाले 48 घंटों में क्या होने वाला है। और फिर 4 अगस्त की रात को बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। फोन लाइनें काट दी गईं, नेताओं को नजरबंद किया जाने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सबको हिरासत में ले लिया गया। एक पूरी आबादी अचानक बाहरी दुनिया से कट गई। 5 अगस्त को संसद में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने वो ऐलान किया जो भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया, अनुच्छेद 370 समाप्त। राज्यसभा में जय श्री राम के नारे गूंजे, टीवी स्टूडियोज में बहस छिड़ गई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लेकिन कश्मीर में कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर की आवाजें बंद कर दी गई थीं। सोचिए जरा, अगर आपके शहर में अचानक रात को बिना बताए इंटरनेट बंद हो जाए, फोन काट दिए जाएं, नेताओं को उठा लिया जाए और सड़कों पर हजारों जवान तैनात हो जाएं, तो आप क्या महसूस करेंगे? यही वो अनुभव था जो 60 लाख से ज्यादा कश्मीरी नागरिकों ने उस सुबह जिया। अब वापस आते हैं उस आईबी रिपोर्ट पर। जब सरकार को पहले से पता था कि विरोध और हिंसा की आशंका है, तो संचारबंदी और सैन्य तैनाती का फैसला 2 चीजों में से एक था। या तो ये एक सुरक्षात्मक कदम था ताकि हिंसा न भड़के, या फिर ये एक दमनकारी रणनीति थी ताकि विरोध की आवाज ही न उठ सके। सरकार का तर्क था पहला वाला, हम सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे, लेकिन आलोचकों ने कहा दूसरा, आपने एक लोकतांत्रिक देश में एक पूरे राज्य की जनता को उनकी बात कहने के अधिकार से वंचित कर दिया। और इस बहस का सबसे जरूरी पहलू ये है, ये फैसला किसी संसदीय चर्चा के बाद नहीं हुआ, किसी जनमत संग्रह के बाद नहीं हुआ। ये एक गुप्त निर्णय था जो कुछ चुनिंदा लोगों के बंद कमरों में लिया गया। इंटरनेट बंदी 5 महीनों तक जारी रही। ये दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेट बंदी बन गई किसी लोकतांत्रिक देश में। अस्पतालों में डॉक्टर ऑनलाइन जानकारी नहीं खोज सकते थे, व्यापारियों के कारोबार ठप हो गए, छात्रों की पढ़ाई रुक गई और परिवारों ने महीनों तक अपने बच्चों की आवाज नहीं सुनी। एक मां ने बाद में एक पत्रकार से बताया, मेरे बेटे का फोन 5 महीने तक नहीं लगा, मुझे नहीं पता था वो जिंदा है या नहीं। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं था, ये लाखों इंसानों की जिंदगियां थीं। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कश्मीर में हिंसा का वो बड़ा विस्फोट नहीं हुआ जिसकी आईबी को आशंका थी। सरकार इसे अपनी रणनीति की सफलता कहती है, लेकिन मानवाधिकार संगठन पूछते हैं, क्या किसी संभावित हिंसा को रोकने के लिए एक पूरी आबादी की आजादी को महीनों के लिए छीन लेना जायज है? इसका जवाब आसान नहीं है, और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे असुविधाजनक सच्चाई है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच की ये रेखा बहुत पतली होती है, और जब ये रेखा खींचने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में हो तो सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है जवाबदेही से।
और जब तक वो आईबी रिपोर्ट, वे बंद कमरे और वे गुप्त निर्णय पूरी तरह सार्वजनिक नहीं होते, ये सवाल जिंदा रहेगा।